एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों का कल 12 मई यानी कि अर्थशास्त्र विषय का पेपर होने जा रहा है, द्वितीय परीक्षा का। आप सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अपनी द्वितीय परीक्षा में पास होना है तो आप प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर करें, सेल्फ स्टडी करें। हालांकि मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं उन्हें भी अच्छे से याद करें, जिससे कि आप पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल पर नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को, सभी जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा यही आपसे कहना था। सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, जिससे कि आप पास हो सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे आपसे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा व्यक्तिगत इकाई। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक निश्चित मूल्य, ठीक है, या फिर साधन व्यय करने की तत्परता। इसमें आपको लिखना रहेगा साधन व्यय करने की तत्परता, जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो साधन व्यय करने की तत्परता आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है। अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें आपको लिखना है बढ़ती है। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है किसी समय अवधि से और कीमत से पूर्ति जुड़ी हुई होती है, तो ये आप लिखेंगे। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको एकाधिकार करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी बच्चों के लिए जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कल 12 मई है और आपका पेपर होने जा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। मेरे फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएँ बेचता है, तो इसमें आपको लिखना है वो समरूप वस्तुएँ बेचेगा, तो इसमें लिखना है समरूप। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल इसमें किया जाता है, तो इसमें अंतिम लिखना है। प्रभावपूर्ण मांग का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपको क्या याद रख लेना है, प्रोफेसर किन्स ने। क्या याद रखना है, प्रोफेसर किन्स। किन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था, तो किन्स ने न्यून रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो इसमें आपको लिखना है मजदूरी की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो यहाँ पर ये लिखना रहेगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन है। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है, ठीक है। मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, तो बिल्कुल ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, तो बिल्कुल बैंक सच है, तो ये सत्य होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है, ये गलत होगा। व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, तो बिल्कुल ये बात क्या है, सत्य है, तो यहाँ सत्य आप लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दिखाई दे रही होगी। भुगतान संतुलन में आपको मिलाना रहेगा दृश्य मदें अदृश्य मदें। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण में आपको मिलाना है सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष कर जो होता है आयकर होता है, और अप्रत्यक्ष कर जो होता है विक्रय कर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रत्यक्ष कर में विक्रय कर होगा ना, थर्ड में देखते हैं पहले, हाँ आयकर होगा। अप्रत्यक्ष कर विक्रय कर होता है और वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप देखिएगा। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं उन्हें कहलाते हैं, तो वो राजस्व कर कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, राजस्व कर। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। तो इसमें आपको लिखना है घाटे का बजट। क्या लिखना है, घाटे का बजट। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं। तो सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा गया है, यहाँ पर आपको सूचकांक लिखना है। प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है थीटा बटा एक्स।
कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन, ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ओनली ऑन में आईएमपी के तौर पर ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। किसी प्रकार से आप ये ना समझे कि रियल या वायरल पेपर हमें मिल जाएंगे, है ना, तो ये नहीं समझना है। अपनी सेल्फ स्टडी करना है, अपनी फेयर कॉपी से गाइड कुंजी से पढ़ना है, जिससे कि आप पास हो सके।